नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आइए रुक करते हैं एशियन रिपोर्टर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन भारत। मैं हूं राशिद मीर और आप खासतौर से देख रहे हैं एशियन भारत का एशियन रिपोर्टर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से। रायसेन के जिला चिकित्सालय में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने मर्ड डे का आयोजन किया है और इस समय मैं आपके एशियन भारत के दर्शकों को जानकारी दे दूं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में गंभीर मरीजों का इलाज कैसे किया जाए और कैसे एम्बुलेंस पे जिला चिकित्सालय पहुंचा जाए, इसी को लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको ये भी बता दें कि जिला एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई जिला चिकित्सालय पहुंची। यहाँ पर मरीज को त्वरित स्ट्रेचर पर बैठाया गया और स्ट्रेचर से सीधा मरीज़ को आईसीयू में भर्ती कराया गया। और ऐसे में जो डॉक्टर्स की टीम है, जिला अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम है, वो वहाँ पर तुरंत हरकत में आई और मरीज़ का यहाँ पर इलाज किया गया। ऐसे में ये भी बता दूँ, मर्ड डे का पूरा जो उद्देश्य है, जो आयोजन है, रायसेन कलेक्टर के जो है मौजूदगी में संपन्न हुआ। और ऐसे में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा जिला अस्पताल पहुँचे थे और ऐसे में उन्हीं की मौजूदगी में एक मरीज़ को सायरन बजाती हुई जो एम्बुलेंस थी वो जिला अस्पताल पहुंची। और ऐसे में गंभीर मरीज़ को जो स्ट्रेचर पर लेटाया गया और स्ट्रेचर पर से सीधा उसको आईसीयू भर्ती कराया गया और ऐसे में तुरंत वहां पर उसका उपचार किया गया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, आपसी समन्वय और जो मरीजों की जो डॉक्टर्स की टीम की जो प्रतिक्रिया और मरीजों के साथ समन्वय करना था। और ऐसे में ये भी बता दूँ, जो एम्बुलेंस सीधी मरीज़ को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचती है और सायरन बजाती हुई वो स्ट्रेचर के माध्यम से आईसीयू में पहुंचती है और वहां पर उसका तत्काल इलाज किया जाता है। मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, ऐसे में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने जो सीएमएचओ हरिनारायण मांडरे और सिविल सर्जन जो है अनिल ओड वहाँ पर मौजूद थे। और ऐसे में संवाद भी रायसेन कलेक्टर ने किया है। और हमारे अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, इस जो आयोजन का जो मार्क डेल का जो आयोजन का उद्देश्य था, वो यही था कि त्वरित कैसे गंभीर मरीजों को उपचार मिले। इसी को लेकर ये मार्क डेल का आयोजन रायसेन जिला अस्पताल में किया गया। और ख़ासतौर से जो रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की मौजूदगी में मर्ड डे का आयोजन किया गया। ऐसे में संवाद भी डॉक्टरों से, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया है, सीएमएचओ और सिविल सर्जन से संवाद रायसेन कलेक्टर ने किया है। और ऐसे में संवाद करने के बाद जो भी तत्काल जो कार्रवाई होती है, कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। और ऐसे में जो ओटीडी जो आईसीयू है उसमें भी उन्होंने निरीक्षण किया, जायज़ा लिया। और जो लैब में भी वहाँ पर पहुँचे और अस्पताल की जो मुख्य जो है उपकरण थे संसाधन के, उनको भी देखा है। और ऐसे में गंभीर मरीजों से संवाद भी रायसेन कलेक्टर ने किया है। और ऐसे में इसका पूरा उद्देश्य ये था कि जो डॉक्टर्स की टीम की जो प्रतिक्रिया और आपस में डॉक्टर्स की टीम और गंभीर मरीजों के परिजनों से कैसे संवाद हो और कैसे समन्वय बैठे, और इसका भी खास तौर से इसका मकसद भी यही था। और मैं आपको ये भी बता दूं, रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने संवाद करते हुए मरीजों से बातचीत भी की है और जो शासन से मिलने वाली योजनाएं हैं उनके बारे में हालचाल भी जाना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने शासन से मिलने वाली योजनाओं के साथ साथ मरीजों और अस्पताल में मौजूद स्टाफ डॉक्टर्स की टीम का संवाद और उनका आचरण मरीजों के साथ किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में भी बातचीत की। और जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो भी रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने दिए हैं। और इस मॉक ड्रिल का यही उद्देश्य था कि जो आपातकालीन स्थिति में जो गंभीर मरीज रहते हैं उनका त्वरित कैसे उपचार किया जाए, संसाधन कैसे हों, कैसे समय पर उनको अस्पताल में पहुँचाया जाए और कैसे डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद हो, त्वरित उनका उपचार किया जाए। इसका जो मॉक ड्रिल का आयोजन का जो उद्देश्य था वो भी यही था। और ऐसे में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, सीएमएचओ रायसेन और सिविल सर्जन वो भी उनके साथ मौजूद थे। आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। सड़कों पर आवारा कुत्तों के से आमजन परेशान हो रहे हैं, देखा जा रहा है। और अभी बहुत बड़ी मामला है कुत्तों को लेकर पूरे दिल्ली तक में है कि शहरों में कुत्ते की आबादी बढ़ने से जनता परेशान हो रही है। और ये चीजें आज ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिली है कि ग्रामीण में सड़कों पर जो वाहन जाते हैं तो कई हमारे कुत्ते इकट्ठे चौराहे पे निकलते हैं और दुर्घटना होने के ग्रामीण जन उसको बचाने के चक्कर में दुर्घटना हो जाते हैं। तो आज जनसुनवाई में शिकायत दी और हमने ग्रामीणों को दौरा किया तो ग्रामीण दौरा में पाया कि वाकई आवारा कुत्ते और आवारा गाय जिससे जनता परेशान है और दुर्घटना होने का भय बना रहता है। हमारे बीच में आसपास ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी उनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो आवारा कुत्तों को है कि वाकई खतरनाक है या लोग पालते भी थे और इससे परेशान है।
तो आवारा कुत्ते को लेके आए दिन बहुत सारी दुर्घटना होती जा रही है और आवारा कुत्ते रोड पे आते हैं और रोड पे आने से एक्सीडेंट दुर्घटना होती है और अकेले के यदि है तो उन पे भी अटैक करते हैं। तो आज की इस स्थिति में आवारा कुत्ते जो है इन कुत्तों से बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है और इनके लिए कुछ शासन प्रशासन को इनके लिए कुछ पहल करना बहुत अति आवश्यकता है। हाँ, तो जिस तरह से जब आमजन भी बता रहे ग्रामीण जनता बता रहा जनसंघ में भी देखा हमने कि वहाँ पर आवारा कुत्ते निकलते हैं और चौराहे पे भाई दुकानों पे बच्चे मतलब खासतौर से बच्चे परेशान होते हैं। होती है, आए दिन वाहन की दुर्घटना भी हो जाती है। हाँ, मतलब हर व्यक्ति परेशान है कुत्तों को लेकर कि भाई कुत्तों को या तो कई प्रशासन उसको पकड़ने की प्रयास करे और उनको पकड़कर नसबंदी करे। हमने जिस तरह से जनता परेशान है वाकई आवारा कुत्तों से लोग परेशान है। एसडीएम को ज्ञापन भी दिया, ज्ञापन के बाद में एसडीएम ने अर्जेंट कार्रवाई के लिए नगर पालिका को लिखा भी है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी आदेश दिए कि कुत्तों को पकड़ा जाए। अब लेकिन कब तक जनता को राहत मिलेगी और कैसे ये कार्यवाही होगी, एक नसबंदी उपाय है। साथ में उन्होंने बंदरों को लेके बताया कि भाई बंदर भी आप ग्रामीण जनता में को भी परेशान कर रहे हैं, प्लस शहर में आके बच्चों को पकड़ना, झूमना, महिलाओं को चलती राह पे महिलाओं को पकड़ना, तो कहीं ना कहीं बंदर का भी उत्पाद मचा जा रहा है। सरकार को इस प्रशासन को इस ध्यान देना होगा। एसीएन बात कैमरा पर्सन विष्णु बेरा के साथ चंद्रभान सिंह देवड़ा का चलो। नदी ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालु एवं नगरवासी ओंकारेश्वर की शो व्यवस्था का जो जर्जर भवन है उसको लेकर काफी परेशान है। ओंकारेश्वर में कलेक्टर एवं जन सहयोग के माध्यम से ओंकारेश्वर के शवदाह की जर्जर व्यवस्था और गुणवत्ता वाले शवदाह बनाने की मांग फिर उठने लगी है। जनप्रतिनिधियों ने जन भागीदारी योजना के अंतर्गत ब्रह्मपुरी क्षेत्र एवं ओंकारेश्वर के नागर घाट क्षेत्र में अभी वर्तमान नर्मदा किनारे शवों को अंतिम संस्कार की क्रिया की जाती है। बताया जाता है कि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आसपास क्षेत्र के श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में नर्मदा के किनारे अंतिम संस्कार किए जाने से अपने दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है। इसको लेकर जहां खेड़ी घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो वहीं ओंकारेश्वर के घाट पर पहुंचते हैं। वर्तमान में जो नागर घाट पर जो शवदाह बना हुआ है काफी पुराना है तथा जर्जर हो चुका है। नागरिकों का ये मानना है कि ओंकारेश्वर में विभिन्न योजनाओं के काम चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए शवदाह एवं सर सुविधा युक्त पेयजल की व्यवस्था व अन्य सुविधा के साथ लकड़ी की व्यवस्था भी की जाना उचित होगा। एशियन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। रीवा जिले के लालगांव ग्राम पंचायत से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनकी मेन समस्या वहां पे बने शमशान घाट पे जो रास्ता न होने की वजह से ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं। ये ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है, करीब 10,000 की आबादी वाला क्षेत्र है और उनका साफ तौर पे कहना है कि ग्रामीण सड़क को लेकर काफी परेशान रहते हैं। न ही वहां एम्बुलेंसें आ पाती हैं और न ही किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीण शमशान घाट तक पहुंच पाते हैं। रीवा जिले के लालगांव ग्राम पंचायत से सैकड़ों की संख्या में शमशान घाट की बदहाली की समस्या को लेकर लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय जन सुनवाई के लिए पहुंचे। उनका कहना है कि शमशान घाट तक जाने का रास्ता नहीं है, जिसमें शव ले जाने में बहुत परेशानी होती है और एम्बुलेंसें भी गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। ग्रामीणों ने शमशान घाट के लिए 12 फीट के रास्ते की समतीकरण और बाउंड्री बाल 3 सेट की बैठने की व्यवस्था की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। उनका साफ कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो लालगांव चौराहे पर ही अंतिम संस्कार करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने जरूरत पड़ने पर चक्का जाम जैसे उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना था कि वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस
समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई निराकरण न होने की वजह से आज वो विवश होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर 15 दिवस के अंदर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीण सड़क पर ही शव रखकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर होंगे। एशियन रिपोर्टर के लिए रहीम खान। चैन के अंदर शनिवार रात को एक बड़ी दुर्घटना हादसा हो गया था, जिसमें एक कार के अंदर 3 पुलिसकर्मी थे। वो अपने काम से जा रहे थे। जब वो शिप्रा नदी के दरमियान पहुंचे थे, अनबैलेंस होकर कार शिप्रा नदी के अंदर गिर गई थी, जिससे जब से बात से ही पुलिस लगातार उन सभी तीनों पुलिस कर्मियों को ढूंढने का प्रयास कर रही थी और कार को भी लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी। पर कहीं ना कहीं एक दिन बाद एक टीआई का शव मिला था, तो 2 दिन बाद कहीं ना कहीं एसआई का शव मिला है और आज 4 दिन बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिला पुलिसकर्मी है उसकी अब तजदीद हो चुकी है और जो कार जो व्हाइट कलर की जो दुर्घटना जिससे हुई थी वो भी अभी मिल चुकी है। इस कार की सूचना मिलते ही खुद पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जी भी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा था, क्योंकि लगातार 4 दिनों से इस प्रकार से प्रयास किया जा रहा था कि जो पुलिसकर्मी तीनों जो एक अपने काम से जा रहे थे, पुलिस के विभाग के काम से जा रहे थे, उस समय शिप्रा नदी के पास पर आते से ही उनकी कार अनलिमिटेड बैलेंस होने के बाद ये दुर्घटना सामने आई थी। जब से लगातार एनडीएस के जवान, गोताखोर और सभी अन्य अधिकारी यहाँ पर 4 दिनों से सुबह और शाम ये प्रयास कर रहे थे कि इन तीनों अधिकारियों को कहीं ना कहीं ढूंढा जाए और इनको सुरक्षित लिखा जाए। पर कहीं ना कहीं 2 पुलिसकर्मियों की तो अभी तक लाश पुलिस को बरामद हुई थी और आज चौथे दिन गाड़ी भी सामने दिख रही है कि देखिए व्हाइट कलर की जो गाड़ी से दुर्घटना हुई थी वो भी अब पुलिस के हाथ लग चुकी है। 4 दिन बाद कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हैं और उनके जो महिला के जो पुलिसकर्मी थे उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी अभी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी कुछ कहीं ना कहीं उनसे जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने पूरा उनको भी क्या गुजर रही है, इस बात को हम जानेंगे। और लगातार पुलिस एफडीआर के द्वारा प्रयास किया जाता है। एसएन भारत के साथ खुशमा की रिपोर्ट। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधक को यह सूचना मेल के जरिए मिली थी, जिसपे लिखा था आपके स्कूल में बम रखा गया है जो किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे ही मामले में जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल की ऑफिशियल मेल आईडी पर जो मेल आया था वह जीमेल स्कूल खुलने के बाद प्रिंसिपल ने पढ़ा था। तब तक क्लास शुरू हो चुकी थी। धमकी पड़ने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। स्कूल प्रबंधक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुबह क्लासेज चल रही थी, इसी के बीच बच्चों को स्कूल बसों के माध्यम से उनके घर भेज दिया था। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में स्कूल परिसर की गहन जांच की गई। बीडीडीएस और डॉग स्क्वाड ने स्कूल के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। जांच के बाद पुलिस ने पुष्टि की कि धमकी फर्जी थी और यह एक अफवाह मात्र थी। पुलिस ने अभिभावकों को भी सूचना नहीं दी थी ताकि अनावश्यक दहशत न फैले। जांच पूरी होने के बाद पुलिस टीमें स्कूल से बाहर निकली। पुलिस अब इस फर्जी ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है ताकि दोषी को पकड़ा जा सके। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और सतर्क कर दिया गया है। गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी ऑफिशियली मेल आईडी पर नयन तारा लुकआउट नाम से एक मेल आता है। मेल में लिखा होता है आपके स्कूल में बम रखा गया है जो किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है। मेल रात 3:15 पर आया था। सुबह 7 बजे स्कूल प्रबंधक के द्वारा उस मेल को चेक किया गया और सुबह 10 बजे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना देने के बाद से स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को स्कूल की बसों से अपने घर के लिए रवाना कर दिया गया। मौके पर पहुंची बीडीएस की टीम ने पूरे स्कूल में सर्चिंग की गई। उस दौरान बम होने की किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई। दरअसल आपको बता दें, इंदौर के अंदर पूर्व में भी कई बार इस तरह की सूचनाएं मिल चुकी है, जहां इंदौर एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना दी गई थी। अब इंदौर पुलिस की आईटी सेल की टीम इस पूरे ही मामले में जांच कर रही है कि यह मेल किस देश या किस राज्य से किया गया है। अब पूरे ही मामले में पुलिस देखते हैं आगे जाकर किस तरह का खुलासा करती है। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं कांग्रेस शासन के पूर्व मंत्री मुकेश नायक आज दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश के कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल को अहंकारी नेता बताया। इसके साथ ही वह दमोह की जनता को कीड़ा मकोड़ा कहने से भी नहीं चूके। एमपी में कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी और जुबानी तीर लगातार जारी हैं और नेता न सिर्फ भाजपा सरकार और उनके नेताओं पर हमलावर हैं, बल्कि अब जनता को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री मुकेश नायक इन दिनों ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा कह दिया जो सियासी गलियारियों में खलबली मचा देगा। दमोह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री, दमोह के पूर्व सांसद और मौजूदा प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर हमला बोला है। नायक ने मंत्री पटेल को बदजुबान और अहंकारी नेता कहा है। उन्होंने कहा है कि 10 सालों तक दमोह के सांसद रहते हुए प्रहलाद पटेल ने इलाके के लोगों की जमकर बेइज्जती की है। जो लोग उनके पास गए, पटेल ने उनकी बेइज्जती की। नायक ने दमोह की जनता से सवाल करते हुए कहा है कि दमोह के लोगों ने आखिर क्यों 2 बार ऐसे नेता को चुना। यह पहला मौका नहीं था जब कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा के किसी कद्दावर नेता या मंत्री के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी की गई। इसके पहले भी 2 दिन पहले जीतू पटवारी के दमोह आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खरी खोटी मंच के माध्यम से सुनाई गई। अब देखना यह होगा कि भाषण को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। गणेश अग्रवाल, एशियन रिपोर्टर, दमोह। नमस्कार। आज मंगलवार को जन सुनवाई में भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की मांगों को लेकर, जैसे कि वर्षा से अतिवृष्टि फसल नष्ट होने की मांग को लेकर 80% मुआवजा दिलाने की मांग। कलेक्ट्रेट कार्यालय में भारतीय किसान संघ ने किसानों को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में मंगलवार को किसानों ने कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं 2 घंटे तक आंदोलन भी किया, सड़कों पर भी उतरे और मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में किसानों की मांग थी, अतिवृष्टि से खरीफ की 80% फसल नष्ट होने पर किसानों को मुआवजा व बीमा राशि तुरंत दिलाने की मांग की गई। वहीं पर नकली खाद बीज की बिक्री पर भी अंकुश लगाने की बात कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसानों ने अपनी मांग रखी। दूसरी वहीं पर लाइट, बिजली, पानी समस्या को लेकर किसानों ने ज्ञापन दिया। भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की मांगें थी, अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाएगा एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। एशियन भारत के साथ सुरेंद्र सिंह रावत, शिवपुरी। रेलवे कॉलोनी में चोरियों का क्रम लगातार जारी है और रेलवे कर्मचारियों के द्वारा समय समय पर थानों में शिकायत भी की गई है कि हो रही चोरियों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन लगातार चोरियां बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, कल विगत 2 घरों में चोरी हुई है और चोरों के हौसले इसलिए बुलंद हैं कि उन्होंने चोरी के बाद घर में आग लगा दी। गनीमत ये रही कि वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी और पूरा जो घर है वो जलकर राख हो गया है। लोगों के द्वारा सूचना दी गई तो घर के मालिक अपने घर पहुँचे और देखा तो सब कुछ उनके सामने जलकर खाक हो गया था। और इस बात को लेकर एक व्यक्ति ही नहीं, पूरे रेलवे कर्मचारी आक्रोशित हो गए और एरिया मैनेजर के घर के सामने घिराव कर प्रदर्शन करने लगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही जगह है एरिया मैनेजर का, जहाँ पर रेलवे कर्मचारी अपना काम धाम छोड़कर सुबह 9 बजे से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि बढ़ती चोरियों पर लगाम लगाई जाए और वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाएं। और उनका ये भी आरोप है कि पुलिस बल जो GRP में काफ़ी संख्या में था और जो पुराने कर्मचारी थे वो रिटायर हो गए हैं और नए कर्मचारी वहाँ पर नहीं है। और इन चोरियों की, बढ़ती चोरियों का कारण है, वो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि स्टाफ में कमी और उनके द्वारा यहाँ पर गश्ती नहीं की जाती है और इनके द्वारा लगातार इस बात को लेकर प्रयास किया जाता है कि यहाँ पर गश्त की जाए और CCTV कैमरे लगाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन सुबह 9 बजे से लगातार चल रहा है और एरिया मैनेजर सामने मिलने की बजाय वो दूसरे रास्ते से निकल कर चले गए हैं।
और इनके द्वारा अभी भी प्रदर्शन जारी है। लेकिन रेल कर्मचारियों को कहना है कि अधिकारियों से उनकी एक बैठक होगी और इन मुद्दों पर बात होगी और उनसे इसका निराकरण किया जाएगा। चोरी और वसूली और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अगर ये काफ़ी आक्रोशित है। अगर इस तरह से इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो रेलवे के द्वारा काम बंद करके उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसीएन भारत से सुनील यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने आज फिर से एक बार 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और यह कर्ज जो है इसी महीने जो योजनाएं हैं, लाडली बहना योजना, इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं के लिए ये कर्ज लिया गया है। और पिछले महीने भी सरकार ने 4500 करोड़ का कर्ज लिया था और आज फिर 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में जो शासकीय योजनाएं चल रही हैं, चाहे लाडली बहना योजना की बात करें या सरकार के और जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, इसके अलावा अन्य मदों में भी कई प्रकार की योजनाएं में पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो लाडली बहना योजना के लिए सरकार कर्ज ले रही है। इस साल में अगर मई से अभी तक बात की जाए तो औसतन लगभग हर महीने और जुलाई में तो 2 बार मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज लेना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और उसके लोग यहाँ सरकार में बैठ करके कर्ज लेकर और खुद ऐश आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। बंगलों के रिनोवेशन पे पैसा खर्च किया जा रहा है, विभाग के लोगों के लिए बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले में कहना है कि मध्य प्रदेश में जो भी शासकीय योजनाएं जिनका लाभ आमजनों को दिया जाना है और इसके साथ साथ जो आवश्यक विकास कार्य हैं उन पर यह पैसा खर्च हो रहा है और जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार को बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का ये भी दावा है कि वित्तीय वर्ष में जो उनकी लिमिट है उस लिमिट के अंदर रहकर ही वो कर्ज ले रहे हैं और उस कर्ज का भुगतान भी समय पर किया जा रहा है। अब ये आज जो नया कर्ज लिया गया है उसमें सितंबर माह में मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आगमन है, उनसे भी जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने, इन सबको देखते हुए ये कर्ज लिया गया है। और इस कर्ज को लेने के बाद सरकार अब फिर से लाडली बहना और इन अन्य योजनाओं का पैसा हितग्राहियों को पहुँचाएगी। वहीं कांग्रेस के आरोप पर लगातार बीजेपी हमलावर होती रही है। बीजेपी का कहना है कि हमने जब भी सरकार को मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के विकास के लिए आवश्यकता पड़ती है तब हम कर्ज लेते हैं। अनावश्यक कर्ज हम नहीं लेते हैं और ना ही उस पैसे से या जो पैसा इनका कांग्रेस का आरोप रहता है कि इस पैसे की बर्बादी की जा रही है, ना ही बोले इस तरह की कोई पैसों की बर्बादी हमारे द्वारा की जा रही है। हालांकि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं इस कर्ज को लिए हुए, तो ऐसे में अब आने वाले समय में आज और कल से इस पे बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगेंगी और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा कि सरकार फिर से अपने विधायकों मंत्रियों के लिए ऐसा करवाने के लिए या अय्याशी कराने के लिए, जीतू पटवारी तो कहते ही हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अय्याशी करने के लिए कर्ज ले रही है और वो खुला आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर कर्ज लेने को लेकर के। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कल तक क्या क्या प्रतिक्रियाएं इस कर्ज को लेकर सामने आती हैं। एशियन भारत के लिए पंकज अग्निहोत्री, कैमरामैन हेमंत यादव के साथ भोपाल से। खंडवा में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष यानी कि मुल्लू राठौर, वो कांग्रेस के नेता भी हैं और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उन्होंने नगर निगम के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जो गणेश विसर्जन के लिए जो कुंड बनाए गए थे उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप लगाया। उन्होंने कुंड में समाधि ली, 1 घंटा पानी में रहे और जहां उनकी तबीयत खराब हुई उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें एलर्जी बताई गई। दूसरे दिन भी कांग्रेस के एक नेता पहुँचे, उन्होंने भी इन्हीं के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि जो समय पर मूर्तियां पहुंच गई थी वो विसर्जन नहीं हुई, घंटों तक उनको इंतज़ार करना पड़ा और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर उन्होंने भी इस तरह की समाधि ली, 1 घंटा पानी में रहे और उन्होंने भी पूरी तरह से ज़ोर शोर से ऐसी नाराज़गी जताई। खंडवा में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। ये नज़ारा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर द्वारा किया गया, यानी कि जो गणेश विसर्जन के लिए जो कुंड बनाया गया था नगर निगम द्वारा, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको उजागर करने के लिए उन्होंने कुंड में समाधि ले ली, यानी डुबकी लगा ली। परंतु उनका आरोप था कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करने के लिए वो घंटों तक पानी में डूबे रहे, जिनके उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। उसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया
और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु उनका कहना था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूँगा। जिसके दूसरे दिन वही कांग्रेस के नेता पहुँचे और उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि जो शहर की मूर्तियाँ जो है घंटों तक बाहर खड़ी रही, समय पर विसर्जन नहीं हो पाया, जिसको लेकर उन्होंने भी यही नाराज़गी दिखाई और उन्होंने भी जल समाधि ले ली और घंटों तक जल के अंदर रहे, परंतु उन्हें भी समझाइश देकर बाहर निकाला गया और आरोप लगाया कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार हुआ है हम उस पर हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये जो कांग्रेस के नेताओं ने जो जल समाधि ली है पानी में और इस तरह के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ऐसा कदम उठाया है, और ये भ्रष्टाचार पे कब अंकुश लगेगा ये आने वाला समय बताएगा। खंडवा से एशियन भारत के लिए रियासत खान। इंदौर के लिए आज गौरव का पल रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 8 बार नंबर 1 आने के बाद इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी नंबर 1 आकर इतिहास रच दिया। इस सर्वेक्षण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इंदौर ने 200 में से 200 अंक लाकर कीर्तिमान स्थापित किया। एक बार फिर इंदौर ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर को देश भर में पहला पुरस्कार मिला है। खास बात यह रही कि इंदौर ने 200 में से पूरे 200 अंक प्राप्त कर स्वच्छ वायु के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया। दिल्ली के पर्यावरण भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह अवार्ड इंदौर को प्रदान किया। इस अवसर पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, MIC सदस्य अश्विनी शुक्ल, अभिषेक शर्मा बबलू और अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया मौजूद रहे। इस उपलब्धि से इंदौर ने एक बार फिर यह साबित किया कि स्वच्छता ही नहीं बल्कि स्वच्छ वायु की दिशा में भी शहर देश का नेतृत्व कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंदौर को यह अवार्ड प्रदान किया। इस मौके पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी सहित महापौर परिषद के सदस्य और अपर आयुक्त मौजूद रहे। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, ACN भारत न्यूज, इंदौर। फिलहाल एशियन रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए ACN भारत।